हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आपको हमारा पिछला वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और उसमें जो मैटर था वो आपने नोट कर लिया होगा। आइए उसी कड़ी में हम आगे इस लेसन को कंप्लीट करते हैं। तो बच्चों, यह कक्षा 10 का लेसन फर्स्ट है, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो इसकी जो आपकी बुक है उसके पेज नंबर 17 से 22 तक जितना मैटर दिया गया है, इस वीडियो में हमने उस मैटर को कवर करने की कोशिश की है। ये बच्चों अनबॉक्सिंग एग्जाम चैनल है, अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। हम फ्रांस, जर्मनी, यूरोप में जो भी राष्ट्र परिवर्तन आ रहे थे उनको पढ़ रहे थे। एक सवाल है जो बहुत इम्पोर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है, जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब से आप क्या समझते हैं? मतलब क्या था ये क्लब, क्यों बना, कौन थे इसके लोग मेंबर? तो जब फ्रांस का पुनर्गठन हो रहा था, पुनर्गठन मतलब पहले तो राजा का राज था, जब उस राजा को हटा के वहाँ लोकतंत्र स्थापित किया जा रहा था, उनका पुनर्गठन हो रहा था, तो यह बात यूरोप के अन्य देश, जर्मनी, इटली, फ्रांस तो ये खुद था, स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम, वहाँ पहुँचने लगी, वहाँ के शहरों में। तो वहाँ के छात्र और अन्य शिक्षित मध्यम वर्ग, तो अब सवाल आता है जैकोबिन क्लब में कौन थे? तो वहाँ के छात्र थे और शिक्षित मध्यम वर्ग के लोगों ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की और इसके द्वारा फ्रेंच सेनाओं के लिए अपने देश में प्रवेश के रास्ते उपलब्ध कराए। मतलब फ्रांस की सेनाओं को कहा, आओ आप हमारे देश में, यहाँ के राजा को भी हटाओ और जैसे आप लोगों ने फ्रांस को आज़ाद कराया है उसी प्रकार आप हमें आज़ाद करवाओ। तो ये जो क्लब था बच्चों, ये क्लब था जैकोबिन क्लब। तो अब आप समझ गए होंगे, ये फ्रांस में नहीं बना, फ्रांस के बाहर अलग अलग देशों में बना। लेकिन वो लोग क्या चाह रहे थे कि जिस तरह फ्रांस को सुविधाएं मिली है उसी तरह की सुविधाएं सभी को मिले। फिर फ्रांस में तो नेपोलियन हीरो बन गया था, तो उसने वहाँ का सिस्टम सुधारने के लिए क्या क्या किया, आइए अपने पढ़ते हैं। अपने शासन व्यवस्था वाले क्षेत्रों में शासन को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए थे? शासन व्यवस्था मतलब जहाँ नेपोलियन का शासन चल रहा था उन क्षेत्रों में शासन को ज़्यादा कुशल, मतलब ऐसा शासन जिसको जनता भी बहुत पसंद करे, जनता का भी बहुत भला करे। तो नेपोलियन ने क्या क्या किया? तो नेपोलियन ने एक सिविल कोड लगाया, एक नागरिक संहिता लगाई, जो कौन से साल लागू हुई? 1804। अब बच्चों ये सवाल बहुत बार आता है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई? तो आपका आंसर होगा 1804, जिसका अन्य नाम क्या है? नेपोलियन की संहिता या नेपोलियन संहिता। इसमें उसने क्या किया? जन्म पर आधारित विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया। मतलब कोई अमीर के घर अगर पैदा हुआ है तो उसको कुछ छूट मिलती थी, वो जन्म की वजह से थी कि आपका जन्म ही एक अमीर घर में हुआ है, आपका जन्म ही राजा के घर में हुआ है। तो नेपोलियन ने जन्म पर आधारित विशेष अधिकार को बच्चों समाप्त कर दिया और क्या लागू किया? कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार। मतलब कानून की नज़र में अमीर हो, गरीब हो, राजा की प्रजा हो, सबको बराबर कर दिया। और संपत्ति का अधिकार मतलब संपत्ति, जो आदमी पैसा कमाएगा वो संपत्ति उसी की होगी, राजा उसको छीन नहीं सकेगा। यह संहिता बच्चों कहाँ कहाँ लागू हुई? संहिता मतलब कानून। तो नेपोलियन ने जो कानून बनाए, हमने देखा अभी, जन्म पर आधारित विशेष अधिकार को समाप्त किया, कानून के समक्ष बराबरी की, संपत्ति का अधिकार किया। यह फ्रांस के अलावा फ्रांस के नियंत्रण वाले अन्य क्षेत्रों में भी यह लागू हो गई। तो आप समझ गए होंगे इसको। और नेपोलियन ने क्या किया? प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। मतलब जो प्रशासन था उनको पता चल गया भी किस आदमी को क्या कार्य करना है। सामंती व्यवस्था को उन्होंने समाप्त कर दिया। किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। मतलब किसान जो भूमि के गुलाम बन के बैठते थे और जागीरदारी शुल्क जो लागू होते थे उनसे उन्हें मुक्ति दिलाई। शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों का नियंत्रण हटा लिया। मतलब कोई आदमी क्या काम करेगा पहले ये फिक्स होता था, अब ये जो नियंत्रण था ये नेपोलियन ने हटा लिया। यातायात और संचार के साधनों में भी सुधार किए। मतलब लोग आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएं, मतलब बढ़िया सड़कें बना दी, आने जाने वालों को टैक्स कम कर दिया, तो वो लोग आराम से आने जाने लगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमने पिछली कक्षा में भी की थी, एक समान मानक भार और नाप से तथा एक राष्ट्रीय मुद्रा से
वस्तुओं और पूंजी के आवागमन में सहूलियत होने लगी। मानक भार मतलब मैं अगर 1 किलो कह रहा हूँ तो दिल्ली में भी उसको 1 किलो मानेंगे, हरियाणा में भी 1 किलो मानेंगे, राजस्थान में भी 1 किलो। नाप जो 1 मीटर है वो पूरे हर राज्य में 1 मीटर ही माना जाएगा। और पूरे भारत की मुद्रा, हम भारत के लिए बात करें तो रुपया। इसी तरह फ्रांस की जो मुद्रा थी पहले अलग अलग थी, नेपोलियन ने सारी मुद्राओं को मिला के एक राष्ट्रीय मुद्रा बना दिया। तो इस वजह से नेपोलियन की संहिता थी, उससे लोगों को व्यापार में बड़ी आसानी हुई। एक सवाल है बच्चों जो बार बार आता है, जोल्वेराइन से आप क्या समझते हैं? एक नाम है, आप लोगों ने तो कभी सुना नहीं होगा। तो 1834 में जो प्रशा देश था उसकी पहल पर स्थापित किया गया एक शुल्क संघ, शुल्क माने जो टैक्स लगाता है, उसे जोल्वेराइन कहा गया। ये कहाँ लगा ये शुल्क बच्चों? ये अधिकांश जर्मन राज्यों में लगा। फ्रांस की बात नहीं हो रही, यहाँ जर्मन हो रही है, इसको ध्यान रखना। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या कितनी कर दी? 2। पहले ये मुद्राएं कितनी थी जर्मनी में? 30। तो ये 30 अलग अलग मुद्राएं चलती थी, तो बड़ा मुश्किल हो जाता था भी आप कौन सी मुद्रा लो, कौन सी मुद्रा बदले में दोगे। अब उन्होंने क्या किया, जोल्वेराइन के द्वारा मुद्राओं की संख्या 2 कर दी जो पहले 30 थी। तो जोल्वेराइन आपको समझ में आया होगा। एक बच्चों रूढ़िवाद पे बहुत सवाल आते हैं। रूढ़िवाद क्या है? रूढ़ी मतलब जो पुराने लोग सोच रखते थे ना, उसको हम कहते थे रूढ़िवादी। ये वही है। ऐसा राजनीतिक दर्शन, कैसा, किस प्रकार का दर्शन है? सामाजिक नहीं है बच्चों, राजनीतिक दर्शन है जो परंपरा स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है। मतलब किस किस पर जोर देता है? परंपरा पर, जो स्थापित संस्थान है उन पर, और रीति रिवाजों पर जोर देता है। और तेज बदलाव की बजाय क्रमिक मतलब लगातार धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है, रूढ़िवादी कहलाता है। तो रूढ़िवादी वाले लोग क्या चाहते हैं? भाई विकास तो हो लेकिन धीरे धीरे हो, तो इस चीज़ को जो महत्व दे वो रूढ़िवादी। और जो यूँ कहता है भाई विकास को तो एकदम तेज़ी से होना चाहिए, तो बच्चों वो क्या कहलाएगा? रूढ़िवादी नहीं कहलाएगा वो। नेपोलियन युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई? नेपोलियन ने जब फ्रांस से बाहर जोल्वेराइन वहाँ पे जाके अलग अलग देशों में वहाँ के लोगों को आज़ाद कराना शुरू किया, तो पहला युद्ध कब किया? 1797 ईस्वी में। कहाँ पर? इटली पर उसने आक्रमण कर दिया। नेपोलियन खुद किस देश का था? फ्रांस का। तो फ्रांस ने देखा इटली वाले लोग भी तो गुलाम हैं, चलो इनको आज़ाद कराते हैं। तो नेपोलियन सेना लेके गया और इटली पर आक्रमण किया। कब? 1797 में। तो बच्चों सवाल आता है नेपोलियन युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो हमें पता होना चाहिए कब हुई थी बच्चों? 1797 ईस्वी में। दूसरा सवाल है नेपोलियन का पतन किस वर्ष हुआ? मतलब नेपोलियन कब हार गया? तो 1814 से 1815 में नेपोलियन का पतन हो गया। ये दुनिया को जो आज़ाद करा रहा था ये खुद ही हार गया, जिसके फलस्वरूप कौन सी संधि अस्तित्व में आई? वियना। वियना की संधि में नेपोलियन को कहा भाई अब आप कहीं हमला नहीं करोगे, अब आप किसी दूसरे देश के मामलों में दखल नहीं दोगे। तो कल को ये सवाल भी आ सकता है बच्चों कि नेपोलियन का पतन के फलस्वरूप कौन सी संधि हुई? तो हमारा आंसर होगा वियना की संधि। तो बच्चों ये अनबॉक्सिंग एग्जाम चैनल है, इसमें जो रेड बटन है सब्सक्राइब लिखा हुआ, आप उसे ज़रूर दबाएं ताकि आपको आगामी वीडियो भी मिलेंगे। तो आप सारे इन प्रश्नों को याद करेंगे, अपनी मुख्य कॉपी में नोट करेंगे। धन्यवाद।